हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 12 ध्वनि साउंड। एनसीईआरटी की बुक हम कर रहे हैं। बड़े ही शॉर्ट और ट्रिकी वे से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा है। ध्वनि जो है एक ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है और इसी को हम जो है ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि के हमने कई रूप देखे हैं। संपीड़न, उच्च दाब का क्षेत्र संपीड़न होता है, और एक था विरलन, निम्न दाब का क्षेत्र विरलन कहलाता है। फिर हमने अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ा। अनुदैर्घ्य तरंगे जब माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में होता है तो वो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। फिर हमने अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ा। ऐसी तरंगे जिनमें कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में लंबवत होता है, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। आवर्त काल के बारे में हमने पढ़ा, तारतम्य के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ते हैं ध्वनि का जो नेक्स्ट प्रारूप है, ध्वनि बूम होता क्या है। देखिए, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से चलता है तो उसे प्राध्वनिक, माने ज़्यादा, ध्वनि का मतलब ध्वनि की चाल से ज़्यादा चाल हो उसकी, तो वो हमारा आ जाता है ध्वनि बूम में। जैसे गोलियां चलती हैं, जेट वायुयान चलते हैं, ये हमेशा प्राध्वनिक चाल से ही चलते हैं। इनकी चाल जो है ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा होती है। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में परघाती तरंगे उत्पन्न करते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी जब उच्च वेग से चलती है, तीव्र चाल से चलती है, तो हमेशा परघाती तरंगे उत्पन्न होती हैं, और जो ये तरंग होती है उसमें बहुत ऊर्जा होती है। वैसे भी ध्वनि एक ऊर्जा है, तो उससे जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम ध्वनि बूम कहते हैं। देखिए, आप जैसे हवाई जहाज चलते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, कितनी तेज आवाज़ आती है। जेट वायुयान चलते हैं तो हवा को चीरते हुए चलते हैं, और उनकी जो एक विशेष साउंड जो है, ध्वनि जो है, वो संचरण करते हैं। मतलब हमारे कानों में इस तरह की संवेदना हमें महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि बूम। प्राध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि को यदि हम देखें, इसमें इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि ये खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है, यहाँ तक कि भवनों को भी क्षतिग्रस्त कर सकती है। आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होता है, साउंड से वाइब्रेशन पैदा होता है, और वाइब्रेशन वो इतनी तेज होती है, इतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो कई बार देखा होगा जी, जैसे वायुयान यदि मान लो हमारे घर के ऊपर से जाता है तो जो घर की खिड़की दरवाजे यदि शीशे के हैं तो वो टूट सकते हैं। इवन यहाँ तक कि जो हमारे भवन होते हैं उनमें भी दरारें आ जाती हैं, इतनी जो है तेज होती है, इतनी एनर्जी होती है। तो ये होता है हमारे पास ध्वनि बूम। अब ध्वनि का परावर्तन देखिए, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश एक सतह से टकराता है तो दूसरी सतह में भी चला भी जाता है। यदि मान लो पारदर्शक है तो अंदर भी जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस भी चला जाता है उसी माध्यम में। सेम कॉन्सेप्ट हमारा ध्वनि का है, क्योंकि देखिए ध्वनि के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। अब जब माध्यम की ज़रूरत है तो परावर्तन भी होगा ही। यानी कि ध्वनि का किसी ठोस या तरल से टकराकर लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। प्रकाश की तरह ही ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से परावर्तित होती है।
देखिए आपने कभी किसी बंद कमरे में देखा होगा, आप आवाज़ लगाओगे तो आपको आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, मतलब परावर्तन हो रहा है। ध्वनि का परावर्तन उन्हीं नियमों का पालन करता है जिनका प्रकाश का परावर्तन होता है। इनके एक माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम में जाती है और उसी माध्यम में भी आ सकती है। दूसरा जो हमारा अभिलंब होता है और परावर्तन होता है वो हमेशा एक ही तल में होते हैं। इनके परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इनके आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आपने पढ़ोगा। इनके आई आपतन कोण होता है और आर परावर्तन कोण होता है। ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, और यही नियम ध्वनि भी रखती है। ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। जैसे हम आपने एग्जाम्पल देखोगा, जैसे मान लो ये कोई दीवार है, यहाँ से साउंड आती है, इसी से टकराएगी वापिस जाएगी, और ये यदि हम यहाँ पे लंब डाल देते हैं, नॉर्मल बोलते हैं जिसको, एन नॉर्मल बोलते हैं, और ये तीनों जो है एक ही तल में हो गई। ये ध्वनि आई और यहाँ से टकरा कर गई, और ये यहाँ पे कोण आई बनता है, और यहाँ पे दूसरा कोण कौन सा बनता है, आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। ध्वनि के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है। अवरोधक पॉलिश किया हुआ या खुरदरा कोई भी हो सकता है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की जरूरत होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं इको, प्रतिध्वनि। देखिए प्रतिध्वनि होती क्या है, जब हम आवाज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से टकरा कर वापिस आ जाती है, जो कि एक तरह का इको है। इको का मतलब हम लेते हैं जैसे आवाज़ गूंजती है ना, तो वो एक तरह से क्या होता है, प्रतिध्वनि कहलाती है वो, यानी कि वो प्रतिध्वनि होती है किसी भी जब बॉडी से टकरा कर दोबारा वापस आ जाती है तो वो क्या होती है, हमारे पास इको कहलाती है। क्लियर है ना, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो ये है हमारे पास इको। इको के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, होता क्या है इको हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिध्वनि, मूल ध्वनि सुनाई देने के कुछ समय पश्चात किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने के कारण उस ध्वनि का पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। मतलब जैसे आप आवाज़ लगाते हैं और कुछ देर बाद वो आवाज़ आपको सुने तो वो प्रतिध्वनि हो गई। जैसे आप मान लो कुएं में आवाज़ लगाते हैं तो कुएं से आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है, वो क्या होगी, प्रतिध्वनि होगी हमारे पास, यानी कि इको साउंड जिसको हम बोलते हैं। सेम इसी तरह से जैसे मान लो कोई हमारे पास आपने हॉल होते हैं, कमरे होते हैं, तो वहाँ पर भी आप यदि आप आवाज़ लगाते हैं तो आपको कुछ देर बाद ध्वनि सुनाई देती है, जिसको बोलते हैं ध्वनि प्रतिध्वनि, यानी कि इको बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ से। तो ये प्रतिध्वनि जो है कई बार हम इसका यूज भी कर लेते हैं, कई जगह पर हम यूज भी करते हैं, उसका हम आगे लेकर चलेंगे किस तरह से इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट। किसी बड़ी इमारत, ऊंची इमारत या किसी पहाड़ या किसी बड़े हाल में ताली बजाई जाती है तो कुछ देर बाद वो हमें सुनाई भी देती है। तो ये जो है एक तरह से इको होती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। इसीलिए, और सुनाई क्यों देती है हमें, मूल ध्वनि के बाद प्रतिध्वनि इसलिए सुनाई देती है कि मूल ध्वनि किसी बड़े परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है। यह परावर्तक सतह बड़ा पहाड़, बड़ी तथा ऊंची इमारत या बड़ी दीवार हो सकती है। मतलब क्या है, कोई प्रतिध्वनि के लिए बड़ा होना जरूरी है। कोई बड़ी सतह हो सकती है, बड़ा पहाड़ हो सकता है, ऊंची इमारत हो सकती है, या दीवार भी हो सकती है, तो तभी हमारा प्रतिध्वनि बनती है। किसी मूल ध्वनि की प्रतिध्वनि कई बार या बारंबार परावर्तन के कारण कई बार भी सुनाई दे। जैसे कुआं है, कुएं में बार बार टकराव हो सकता है तो हमें ध्वनि जो बार बार सुनाई दे सकती है। किसी मूल ध्वनि का बार बार परावर्तन होने के कारण सुनाई देना ध्वनि का बारंबार परावर्तन कहलाता है। नोट कर लीजिए, बारंबार परावर्तन का मतलब यदि हमें ध्वनि जो है बार बार सुनाई देती है टकराने के बाद तो वो क्या हो जाएगा, बारंबार परावर्तन कहलाता है। उदाहरण, बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों, भूमि के बारंबार परावर्तन के बाद हमें सुनाई देती है, इसलिए वो बारंबार हमें सुनाई देती रहती है। अब देखिए इको साउंड के लिए कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास, प्रतिध्वनि।
तो जैसे आपने पढ़ा भी कि जैसे गहरे कुएं होते हैं, बड़ी इमारतें होती हैं, पहाड़ होते हैं, इनसे ध्वनि जो है मूल ध्वनि टकरा कर वापस आ जाती है, तो वो हमारी प्रतिध्वनि कहलाती है। देखिए प्रतिध्वनि हम तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि और जो प्रतिध्वनि है हमारे कानों तक पहुंचने में कम से कम 1/10 सेकंड का अंतर हो, यानी कि 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए सुनने में, तभी हम सुन सकते हैं प्रतिध्वनि को। जैसे मान लो आपने आवाज़ लगाई और वो आवाज़ यदि 1/10 सेकंड यानी कि 0.1 सेकंड तक बनी रही, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच का समय कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड जरूर होना चाहिए। ये जो है प्रतिध्वनि के लिए शर्त है, कंडीशन है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि द्वारा चली गई दूरी कम से कम 34.4 मीटर होनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए देखें ना, कम से कम प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की दूरी कम से कम 17.2 और आने जाने में कितना हो गया 34.2, यानी कि ये डिस्टेंस होना चाहिए या इससे ज़्यादा हो, अन्यथा प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि द्वारा चली गई दूरी कम से कम 34.4 मीटर होनी चाहिए, इतनी दूरी होनी चाहिए कम से कम। और अतः वस्तु ध्वनि स्रोत से कम कितने मीटर दूर होनी चाहिए? 17.2 मीटर दूर होनी चाहिए। मतलब ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए? 17.2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमें इको साउंड सुनाई देती है, नहीं तो वो सुनाई नहीं देगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है हमारी कंडीशन इसके लिए। अब देखिए रिवर्बरेशन क्या होता है, अनुरण क्या होता है। ये भी सिंपल सा टॉपिक है हमारा, रिवर्बरेशन नहीं कि अनुरण क्या होता है। अनुरण देखिए ये भी एक ध्वनि की जो है एक खासियत होती है, यानी कि एक ध्वनि का एक गुण है। अनुरण क्या होता है? किसी बड़े हॉल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध होता है और ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती, इसको बोलते हैं अनुरण, रिवर्बरेशन, बार बार सुनाई एक तरह से वही हो जाएगा, तो ये कहलाता है अनुरण। जब एक बड़े हॉल में भाषण या कोई संगीत आपने देखा होगा, तो आपको क्या लगेगा कि भाई जो हॉल है वो बार बार गूंज रहा है और ध्वनि जो है मैं अच्छी तरह से नहीं सुन रही है, तो ये बारंबार परावर्तन होता है और इसी को बोलते हैं अनुरण। इसके कारण जो है इको साउंड यानी कि प्रतिध्वनि ज़्यादा बन जाएगी, बहु प्रतिध्वनि बोलते हैं, ध्वनि का बहुल परावर्तन हो जाता है। मूल ध्वनि की यह बहु प्रतिध्वनि मूल ध्वनि को स्पष्ट सुनने में बाधा डाल देती थी और इस घटना को बोलते हैं अनुरण बोलते हैं या रिवर्बरेशन बोलते हैं। इसको कम कैसे किया जा सकता है? देखिए जैसे आपने देखा होगा, हॉल देखे होंगे, तो सभा भवन यानी कि हॉल होते हैं जो भवन की छतों या दीवारों या सीटों के गद्दों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों को लगाया जाता है। दीवारें देखेंगे उनमें अलग तरह के कुछ डिजाइन बनाए होते हैं, जैसे दीवारों पर संपीड़ित फाइबर लग सकते हैं, खुरदरे प्लास्टर लगाए जा सकते हैं, पर्दे लगाए जा सकते हैं, सीटों की गद्दों में कायर लगाए जा सकते हैं, रुई का उपयोग किया जा सकता है, फर्श पर कायर के बने कॉर्पेट लगाए जा सकते हैं। ये पदार्थ ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। अब इसका हम यूज भी करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। नंबर 1, मेगाफोन होते हैं आपके, लाउड स्पीकर होते हैं, हॉर्न होते हैं, ध्वनि बहुल परावर्तन का उपयोग किया जाता है। इन यंत्रों का उपयोग भीड़ को संबोधित करने के लिए किया जाता है। हॉर्न या लाउड स्पीकर को म्यूजिक प्लेयर आदि से जोड़कर आवाज़ को अधिक जोर से सुनने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर देखेंगे आपके जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास एक स्टेथोस्कोप होता है, हमारी हार्ट को जो मापते हैं। एक मेडिकल यंत्र है जिसकी सहायता से डॉक्टर शरीर के अंदर विभिन्न ऑर्गन से आने वाली आवाज़ को सुनता है, जैसे हृदय की गति, श्वास की गति, फेफड़ों से आने वाली आवाज़ की गति, नाड़ी की आवाज़, इन सभी को सुन सकता है इसकी सहायता से, क्योंकि उसमें भी जो है ध्वनि को वो बढ़ा रहा है। स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर जो है अपने शरीर की अंदर की जो बीमारियां होती हैं, साउंड होती हैं, उनको सुनने के लिए यूज़ करता होगा। आपने देखा जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे बीमार हो तो सबसे पहले वो स्टेथोस्कोप का ही यूज़ करता है। कंसर्ट हॉल की वक्राकार छतें क्यों बनाई जाती हैं? इनके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, सभागार होते हैं, उनकी छतें वक्राकार बनाई जाती हैं क्योंकि छतों का वक्राकार ध्वनि को परावर्तन कर सभी दिशाओं में समान रूप से भेज देते हैं और सभी दिशाओं में यदि समान रूप से जाएगी तो आसानी से आवाज़ उनको सुनाई दे सकती है, यानी कि साफ साफ सुनेगी।
कई बार हाल में स्टेज के पीछे वक्र आकार के साउंड बोर्ड भी लगाए जाते हैं। ये वक्र आकार के साउंड बोर्ड ध्वनि को परावर्तित कर हाल में बैठने वाले सभी दर्शकों तक पहुंचने में ये मदद करते हैं। अब करते हैं सर्वयता प्रास क्या होता है। सर्वयता प्रास तो ये भी हमारा जो साउंड का एक तरह से एक बहुत ही अच्छा गुण है कि भिन्न भिन्न प्रास की ध्वनि जो है अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होती है कि और सुनने की क्षमता कहने का मतलब सभी जीवों की अपनी अलग अलग होती है और इसी को बोलते हैं सर्वय प्रास बोलते हैं। तो सुनने की योग्य सीमा भी बोलते हैं इसको हम, और इसको हमने 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपसर्वय तरंगे, सर्वय तरंगे और प्रासर्वय तरंगे। तो देखिए जब हम मनुष्यों की बात करते हैं तो वो केवल 20 हर्ट्ज जो है फ्रिक्वेंसी को यानी कि आवृत्ति को मापने की क्षमता है। हर्ट्ज बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। यदि मैंने ध्वनि की जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी तो मनुष्य जो है उसको आसानी से सुन सकता है। इनके हमारा कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों वाली ध्वनि को सुन सकता है। आवृत्ति का यह प्रास सर्वय प्रास कहलाता है। ऑडिबल स्पष्ट रूप से बोलते हैं इसको बोलते हैं रेंज सर्वयता प्रास। सर्वय यानी कि सुनने वाला, ऑडिबल रेंज इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज बोलते हैं। भूकंप द्वारा पैदा हुई तरंगों की आवृत्ति इस प्रास में नहीं होती, इसलिए हम इन तरंगों को नहीं सुन सकते। लेकिन जैसे चमगादड़ हैं, कुत्ते हैं, कान हैं, मतलब कुत्ते के कान भूकंप द्वारा पैदा की ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सर्वयता प्रास लेकर चलें। तो एक तो हमारी कौन सी होगी? सर्वय प्रास या श्रवण प्रास जिसको बोलते हैं, सर्वयता परिषद। यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो सर्वय प्रास होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वय प्रास बोलते हैं या श्रवण प्रास बोलते हैं। 5 वर्ष या जो कम आयु के बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को भी सुन सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा हो जाता है उसके कानों की उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि को सुग्राही हो जाते हैं। कुछ जानवर जैसे कुत्ते 25,000 तक आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन सकते हैं। किसी मक्खी के पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। राइनोसिरस होता है, इनके जो गैंडा होता है वो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अपसर्वय ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित कर लेता है। व्हेल होगी, हाथी होगी। देखिए ये बात हमारी चल रही है अपसर्वय तरंगे, इनके जिनकी प्रास यानी कि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी। किससे कम होगी? 20 हर्ट्ज से कम होगी। 20 HZ हर्ट्ज से यदि कम होती है तो वो कहलाता है हमारे पास अपसर्वय। क्या? अपसर्वय। इनको हम नहीं सुन सकते। ज़्यादातर भूकंप से जो तरंगें निकलती हैं वो इनको सुन सकते हैं। और कुछ ध्वनियाँ हमारी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, उनको प्रासर्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रासर्वय तरंगे बोलते हैं। तो अपसर्वय में कौन कौन सुन? व्हेल हो गया, हाथी हो गया, अपसर्वय ध्वनि को सुन सकते हैं। देखा है कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति के अपसर्वय ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए सभी जंतु जो हैं सावधान हो जाते हैं। तो ये ऑडिबल रेंज क्या होगी हमारे पास? सर्वय तरंगे नंबर 1 क्या होती हैं? ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को सर्वय तरंगे कहते हैं और इन्हें हम आसानी से सुन सकते हैं। और दूसरी होती है हमारी अपसर्वय तरंगे, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपसर्वय तरंगे कहते हैं। इसको हम नहीं सुन सकते, कुछ जंतु ही सुन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी प्रासर्वय तरंगे, जो 20,000 यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 से ज़्यादा की जो तरंगे होती हैं हर्ट्ज से, उसको बोलते हैं। मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, मच्छर इन तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकते हैं। गोल्टन की सीटी द्वारा विद्युत प्रभाव विधि द्वारा प्रासर्वय तरंगों को पैदा किया जा सका है। तो ये था हमारे पास तरंगों के बारे में, तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। अब प्रासर्वय ध्वनि का उपयोग हम कई जगह करते हैं, रडार में यूज करते हैं, और दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता इसके प्रभाव से प्रासर्वय ध्वनि के
प्रभाव से, और अनाज भी नहीं खराब होता यदि प्रासर्वय ध्वनि हम यूज करते हैं। शरीर के भागों में कैंसर का पता लगाने के लिए भी प्रासर्वय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, और थाई मापी द्वारा समुद्र की गहराई भी जो है प्रासर्वय ध्वनि के उपयोग से मापी जा सकती है। अब बात करते हैं सोनार की। सोनार क्या होता है? ये भी ध्वनि का एक गुण होता है हमारे पास। सोनार शॉर्ट में लिखते हैं SONAR सोनार, जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड का मतलब S, नेविगेशन N और A एंड और रेंजिंग, तो बन जाएगा सोनार, शॉर्टकट में बन जाएगा। सोनार क्या होता है? यह एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है तथा परावर्तित ध्वनि तरंगों को लघु समयांतर में माप लेता है। एक ऐसा डिवाइस होता है। तो इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? प्रासर्वय ध्वनि को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोनार यंत्र है जिसकी सहायता से हम जल में स्थित पिंडों की दूरी निकाल लेते हैं और दिशा का पता चल जाता है। सोनार में प्रासर्वय ध्वनि या प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है। मोस्टली इसका यूज़ करते हैं समुद्र की गहराई मापने में, मछलियों के झुंडों का यदि हमें पता लगाना हो वो कितनी दूरी पर हैं, पनडुब्बी और शत्रु के टॉरपीडों की स्थिति निर्धारण में इसका यूज करते हैं। उपयोग में धातु में विशाल गार्डर होते हैं, ब्लॉक होते हैं, सीट होती हैं, उनमें दरारों का पता लगाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर है ना पॉइंट? अब सोनार को प्राय पानी के जहाज पर लगाया जाता है। सोनार एक प्रेसी तथा एक संसूचक होता है। चमगादड़ द्वारा शिकार को पकड़ने की प्रक्रिया भी सोनार विधि पर ही डिपेंड करती है। चमगादड़ उच्च आवृत्ति की प्रासर्वय ध्वनि उत्पन्न करता है। यह उच्च आवृत्ति की ध्वनि रास्ते में पड़ने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आती है और वो सुन लेता है भी, फिर वो आइडिया लगा लेता है कि कोई भी जो उसका शिकार है वो लगभग कितनी दूरी पर है। यह समझने के बाद जो है चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ लेता है। चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम जो है काइरोपेट्रा है, याद रख लीजिए क्या है, काइरोपेट्रा होता है। उड़ान के समय चमगादड़ जो है उच्च आवृत्ति के प्रसर्वय संपंदों को अल्प समयांतराल में ही उत्सर्जित कर लेता है और अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। इनके गहन अंधकारों में भी वो चमगादड़ जो है आसानी से इसी कारण उड़ सकता है। पोर्पोइस जो कि मछली की तरह पानी में रहने वाला एक जानवर है, भी उच्च आवृत्ति की प्रासर्वय ध्वनि का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ लेता है। प्रासर्वय ध्वनि के उपयोग आ जाएंगे संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने के लिए, दूध के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया को हटाने के लिए, गठिया रोग के उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये हो जाएंगे हमारे पास कुछ उपयोग। अब करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो है अपने जब डॉक्टर के पास जाते हैं कई बार वो आपका ECG लिखते हैं। ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि एक मेडिकल तकनीक है जिसमें प्रासर्वय ध्वनि या प्राध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। क्योंकि इस तकनीक में हृदय की गति का प्रतिबिंब एक ग्राफ के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस तकनीकी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहा जाता है। मतलब ग्राफ बनाकर इसको हम देखते हैं। इस तकनीक में प्राप्त जो ग्राफ बनेगा, जैसे डॉक्टर ने आपको देखा होगा तो इस तरह से उसमें कई बार इस तरह से ग्राफ बनता है, तो इस तरह से वो ग्राफ आपने देखा होगा ना जब आप इलेक्ट्रोकार्डियो ECG कराते हैं हमारे हार्ट की, तो उसको वो पढ़ लेता है और उससे वो पता लगा लेता है कि हमारा हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा प्राध्वनि संसूचक। प्राध्वनि संसूचक एक मेडिकल यंत्र है जिसमें प्रासर्वय ध्वनि या प्राध्वनि का उपयोग कर मानव शरीर के अंदरूनी अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, जैसे कि लीवर हो गया, हमारा पित्ताशय हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, गर्भाशय हो गया, किडनी होगी, तो इनका भी पता लगाया जा सकता है। और देखिए इनका यूज जो है हमारे शरीर में पथरियाँ हो जाती हैं, पित्ताशय में, पित्त की थैली में, किडनी में पथरियाँ बढ़ जाती है, तो उनको तोड़ने के लिए भी प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है। कई बार मनुष्य के किडनी पित्ताशय में छोटी छोटी पथरी बन जाती है जिससे दर्द होता है, यदि उन्हें नहीं निकाला गया तो अन्य बीमारी होने का खतरा बना रहता है। प्रासर्वय ध्वनि या प्राध्वनि का उपयोग कर किडनी आदि में वर्तमान में छोटी छोटी जो पथरियाँ होती हैं उनको तोड़कर मूत्र मार्ग से निकाला जा सकता है। तो ये था हमारे पास ध्वनि के बारे में जो मुख्य बातें थी, खास बातें थी, उसके बारे में ये हमारे पास
थी। और देखिए अब छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें समुद्र की गहराई को मापना है तो किस तरह से मापते हैं। समुद्र तल की गहराई मापने के लिए जहाज पर एक यंत्र लगा होता है जिसको हम सोनार बोलते हैं, जो समुद्र तल से प्रासर्वे तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र तल से वापस आ जाती हैं और जो रिसीवर होते लगे होते हैं वो उसको माप लेते हैं। और इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, जो वेलोसिटी होती है, वेग होती है, दूरी बटे समय होती है, यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि वेलोसिटी दूरी बटे समय होती है। तो उसमें जैसे मान लो यहाँ से कोई तरंग पानी में जाएगी यहाँ से और लौट कर आएगी तो ये दूरी हो जाएगी और समय माप लेंगे भी कितनी दूरी गई और कितना, तो ये उसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। और निकालना में क्या होता है, डी, तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास, वी गुणा टी हो जाएगा। डी क्या होता है हमारे पास, वी गुणा टी, यानी कि वेलोसिटी गुणा में टाइम। इस तरह से हम इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का मुख्य टॉपिक, ध्वनि के बारे में, ध्वनि की भिन्न भिन्न बातों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।